वो है मो इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो है पोजीशन वेक्टर। ठीक है, पोजीशन वेक्टर क्या होता है, जैसे अगर मान लो इस तरह से कोई एक्स वाई और जेड एक्सिस है, ठीक है, और सपोज एक पॉइंट है पी जिसके कोऑर्डिनेट्स एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। तो एक ऐसा वेक्टर जो इसकी पोजीशन बता रहा आर, इस आर को कहते हैं पोजीशन वेक्टर, है ना। तो व्हाट इज पोजीशन वेक्टर? इट इज अ वेक्टर विच गिव्स द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू अ सर्टेन ओरिजिन। ठीक है, और ये जो आर वेक्टर होता है ये होता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अब क्या है, अगर पार्टिकल चल रहा हो तो ये जो पोजीशन वेक्टर है ये चेंज होता रहता है। तो इसलिए पोजीशन वेक्टर के बाद एक पॉइंट और आता है जिसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। Sir, हाँ बोलो। sir, can you scroll up a little bit? हाँ कर रहा हूँ, एक मिनट को। कर लो, पहले पोजीशन वेक्टर कॉपी कर लो। Thank you, sir. तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर देखो, मान लो पहले पार्टिकल किसी पोजीशन नंबर 1 पे है, x1 कॉमा y1 कॉमा z1। तो इसका पोजीशन वेक्टर ये हो जाएगा r1, और इस r1 को हम लिख देंगे x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। अब ये पार्टिकल सपोज 1 से इस तरीके से चलते हुए 2 पे पहुंच गया। 2 के कोऑर्डिनेट्स हो गए x2 कॉमा y2 कॉमा z2। ये हो गया r2। r2 हो गया x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। तो जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है वो एक स्ट्रेट लाइन होती है जॉइनिंग द इनिशियल पोजीशन वेक्टर एंड द फाइनल पोजीशन वेक्टर। तो हम लोग जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है ना, डेल्टा आर, इसको लिख सकते हैं r2 माइनस r1, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर।
तो डेल्टा आर हो जाएगा, माइनस कर देंगे तो आएगा डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप प्लस के कैप। ठीक, इसको भी कर लो कॉपी। डन सर। अच्छा, बड़े सिंपल सिंपल से पॉइंट्स हैं, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बाद अगला पॉइंट है एवरेज वेलोसिटी। तो इफ एट टाइम t1 the position vector is r1 and at another time t2 the position vector is r2। तो इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो हुआ r2 माइनस r1, और जो टाइम इंटरवल आया वो आया t2 माइनस t1। तो हम लोग एवरेज वेलोसिटी को लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल, यानी r2 minus r1 upon t2 minus t1। We can also write it delta r upon delta t। अब ये जो डेल्टा r अपॉन डेल्टा t है, तो लोगों ने देखा डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप प्लस डेल्टा जेड के कैप। तो वी कैन राइट दिस डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी आई कैप प्लस डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी जे कैप प्लस डेल्टा जेड अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, सो दिस इज वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप प्लस वी जेड के कैप। मतलब x के अलॉन्ग एवरेज वेलोसिटी हो गई डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, y के अलॉन्ग एवरेज वेलोसिटी हो गई डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी, और z के अलॉन्ग एवरेज वेलोसिटी हो गई डेल्टा जेड अपॉन डेल्टा टी। और यहाँ पर एक पॉइंट और ये लिखेंगे कि द डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी is the same as डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे अगर हम ये वाला डायग्राम देखें ना, तो इस डायग्राम में ये जो रेड कलर से डिस्प्लेसमेंट बनाया गया है, जो एवरेज वेलोसिटी होगी ना वो इसी तरफ होगी। ठीक है, ये तो डेल्टा आर है और एवरेज वेलोसिटी, तो इसको भी कर लो कॉपी।
Done, sir. ओके, एवरेज वेलोसिटी के बाद एक और टॉपिक है। Not done. ओके ओके, तो कर लो, कॉपी कर लो। Sir, done. Thank you. ओके, अगला है instantaneous velocity. तो instantaneous velocity is simply if we differentiate position vector with respect to time, we get इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, तो v वेक्टर का सिंपल फॉर्मूला ये हो गया, डी आर बाई डी टी। ठीक है, इसको चाहो तो ये भी लिख सकते हो, देखो क्योंकि आर वेक्टर था ना, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, तो इसको लिख सकते हो डी एक्स अपॉन डी टी आई कैप प्लस डी वाई अपॉन डी टी जे कैप प्लस डी जेड अपॉन डी टी के कैप। ये जो डी एक्स अपॉन डी टी है ना, ये एक्स के अलॉन्ग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, इसको आई कैप के साथ लिखेंगे। डी वाई अपॉन डी टी वाई के साथ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इसको जे कैप के साथ। और डी जेड अपॉन डी टी जेड के अलॉन्ग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इसको के कैप के साथ। तो ये आ गया। और एक पॉइंट और कि द instantaneous velocity is directed along the tangent to the of the particle। मतलब जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है वो टेंजेंट के अलॉन्ग होती है। मतलब ये सोचो कि अगर कोई पार्टिकल ऐसे जा रहा हो, प्रोजेक्टाइल, तो इस केस में ये अलग अलग पॉइंट्स हैं। इस पॉइंट पर वेलोसिटी ऐसी होगी, इस पॉइंट पर इस तरीके से। हर पॉइंट पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी टेंजेंट के अलॉन्ग होगी। मान लो कोई पार्टिकल सर्कल में घूम रहा हो, सपोज ऐसे, तो अगर हम यहां पर कुछ पॉइंट्स बनाते, तो एक ये, ठीक है ना, कर ले कॉपी इसको।
Done, sir. हो गया? Done, sir. ओके ओके। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बाद जो अगला पॉइंट है वो है एवरेज एक्सेलरेशन। तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है कि अगर टाइम t1 पर वेलोसिटी v1 है और टाइम t2 पर वेलोसिटी v2 है, ठीक है। तो एवरेज एक्सेलरेशन होगा v2 माइनस वी1 अपॉन t2 माइनस t1। अच्छा, इसमें भी एक चीज़ है, इसमें क्या है, जैसे अब वेलोसिटी तो x y z सब एक्सिस में हो सकती है, इनिशियल भी और फाइनल भी। तो अगर आपको ना एवरेज एक्सेलरेशन x एक्सिस वाला चाहिए हो तो आप लिखेंगे कि फाइनल वेलोसिटी x के अलोंग माइनस वेलोसिटी x के अलोंग t2 माइनस t1। अगर एवरेज वेलोसिटी सॉरी एवरेज एक्सेलरेशन y के अलोंग चाहिए तो ये होगा फाइनल वेलोसिटी y के अलोंग माइनस इनिशियल वेलोसिटी y के अलोंग अपॉन t2 माइनस t1। और अगर आपको एवरेज एक्सेलरेशन z के अलोंग चाहिए तो ये होगा फाइनल वेलोसिटी z के अलोंग माइनस इनिशियल वेलोसिटी z के अलोंग अपॉन t2 माइनस t1। ठीक है ना, मतलब हर एक्सिस के अलोंग हम लोग अलग अलग एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। कर लो इस पार्ट को भी कॉपी। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर स्ट्रेट लाइन वाले चैप्टर में एवरेज एक्सेलरेशन पे एक क्वेश्चन था, उसमें टाइम नीचे t1 प्लस t2 ले रखा है हमने। मैं बता दूंगा बाद में। तो जब कर लो कॉपी तो बता देना। Done, sir. डन सर। अब मैं डायरेक्शन अभी नहीं बता रहा, ठीक। अब मैं डायरेक्शन इंस्टेंटेनियस बता के फिर एक साथ बताऊंगा, ठीक। अगला है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के लिए लिख देते हैं कि व्हेन वी differentiate velocity with respect to time, we get instantaneous acceleration। तो ए जो है ना वो है dv अपॉन dt। यहां भी वही लॉजिक है, अगर x एक्सिस में इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन चाहिए तो सिर्फ x वाली वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। अगर y एक्सिस में चाहिए इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन तो y वाली वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। और अगर
z में चाहिए डिफरेंशिएशन, तो z वाली वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। कर लो। हो गया सर। ओके, यहां पर ना एक पॉइंट है, मैं आपको तो पॉइंट बताता हूं कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का डायरेक्शन कैसे लें, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ instantaneous acceleration। एक्चुअली इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ये है, देखो dv अपॉन dt। यहां पर dv का बेसिक मतलब हुआ वेरी स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। अब वेरी स्मॉल चेंज का मतलब आप देखिएगा, सपोज किसी जगह पर ना एक पार्टिकल ऐसे जा रहा है और कोई एक पॉइंट हम ले लें, तो इस पॉइंट पर ये वेलोसिटी है। अब बहुत जरा सी देर के बाद, बहुत जरा सी dt टाइम का पार्टिकल बहुत थोड़ा सा आगे पहुंचा होगा, और इसको मैं v1 लिख लेता हूं, ठीक है। तो बहुत जरा से टाइम के बाद पार्टिकल थोड़ा सा जो आगे पहुंचा, तो उसकी वेलोसिटी अगर हम टेंजेंट के लॉन्ग बनाएं तो वो ऐसी होगी, है ना। अब ये मैं दोनों को क्या करता हूँ, एक ही जगह बना देता हूँ। जैसे मैंने सपोज v1 यहां बनाया, और v2 यहां बनाया, ठीक। अब एक्चुअली मुझे dv चाहिए, dv मतलब v2 माइनस वी, तो मैं क्या करता हूँ कि ये जो v1 है ना, इसको उल्टा कर देता हूँ, निगेटिव कर देता हूँ, तो ये ऐसा बन जाएगा, दिस विल बी माइनस वी1। अब मैं क्या करता हूँ, v2 माइनस वी1 मुझे चाहिए, तो मैं एक पैरेललोग्राम बनाता हूँ v2 और -1 मिला के। एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये वाला वेक्टर दोबारा से -v1, ये वाला वेक्टर v2। तो अब जो पैरेललोग्राम है उसमें जो वेक्टर दोनों की टेल को दोनों के हेड से जोड़ेगा वही रिजल्टेंट होगा, तो इसको इससे जोड़ने वाला ये वाला वेक्टर, ये हुआ dv। तो dv जिस तरफ है उसी तरफ एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। एक्सेलरेशन dv अपॉन dt है, इसका मतलब कि जो एक्सेलरेशन होगा ना, उसका डायरेक्शन ये होगा।
इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अब ये देखो, जो वेलोसिटी थी v1 वो तो ये थी ना, और जो एक्सेलरेशन है वो ये v1 और a, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच का जो एंगल है, ना तो वो 0 डिग्री है ना वो 90 है ना, किसी भी तरफ हो सकता है। तो हम ना एक ये पॉइंट यहां लिख लेते हैं कि एक्सेलरेशन, कौन सा वाला, इंस्टेंटेनियस, कैन मेक any angle with instantaneous velocity। तो कैन मेक एनी एंगल मतलब एनी एंगल, सपोज थीटा, सो इट कैन बी एनीथिंग बिटवीन 0 to 180 डिग्रीज। कर लो, इसको बना लो। सर बोलो। सर ये जो रिजल्टेंट आता है दो वेक्टर का, वो उन दोनों वेक्टर का डिफरेंस होता है? नहीं, सम होता है। तो सर इसमें जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है वो तो v2 माइनस v1 होगी ना, हाँ ठीक है, एक्सेलरेशन। v2 माइनस v1 होगी ना, तो v2 माइनस v1 को v2 प्लस माइनस v1 नहीं लिख सकते? बताया नहीं था पिछली हाँ बार के सर, जो। अब बताया था। यस सर, ओके सर, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से कॉपी करना, ठीक है। डन सर। कर लिया सबने कॉपी? नो Yes, सर। sir. Yes, sir. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कर लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। क्योंकि हो सकता है डायग्राम बनाने में 1-2 मिनट लग जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं। हो गया सर। ठीक है ना। अब देखो, एक्चुअली एक ये भी बात है कि ऐसा क्यों हुआ कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच का एंगल 0 से 180 के बीच में कुछ भी क्यों हो गया? क्योंकि एक्चुअली जो एक्सेलरेशन है ना, अगर हमसे पूछा जाए भाई एक्सेलरेशन का काम क्या है, तो एक्सेलरेशन का काम है टू चेंज द वेलोसिटी, है ना। अब जो वेलोसिटी है, उसके पास दो चीजें होती, वेलोसिटी वी वेक्टर, है ना। एक तो उसके पास होता है मैग्नीट्यूड, और एक उसके पास होता है डायरेक्शन। तो एक्सेलरेशन अपने दो कंपोनेंट्स कर देता है। एक्सेलरेशन अपने दो कंपोनेंट्स कर देता है। एक कंपोनेंट से वो कहता है कि तुम सिर्फ मैग्नीट्यूड को बदलना, और एक कंपोनेंट से कह देता है तुम सिर्फ डायरेक्शन को बदलना। तो यहां मैं लिख देता हूं कि द
component of acceleration which changes the magnitude of velocity is called टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ठीक है, तो सबसे पहला जो एक्सेलरेशन का एक कंपोनेंट है ना, उसको अपन कहते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। इसका काम क्या होता है? टू चेंज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। तो कई लोग एक्सेलरेशन, ये जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है ना, इसको कहते हैं इट इज द rate of change of speed या रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। और इसको लिखते ऐसे हैं, देखो, ठीक है, डी बाई डी टी ऑफ मॉड, या कई लोग इसको ऐसे भी लिख देते हैं, डी वी अपॉन डी टी। अच्छा, इसका नाम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ही क्यों रखा गया? क्योंकि ए टी एक्ट्स along the tangent। ठीक है, मतलब अगर सपोज ये कोई पार्टिकल ऐसे जा रहा है, ठीक है, दो मैं बनाता हूं एक साथ। अब किसी भी एक पॉइंट की अगर बात करें तो उस पॉइंट पर जो वेलोसिटी होती है वो तो ऐसी होती है, टेंजेंट के अलॉन्ग। जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है ना, या तो वो उसी तरफ हो सकता है जिस तरफ वेलोसिटी हो, या फिर वो वेलोसिटी के ऑपोजिट में हो सकता है। अगर, बट ठीक है, यही दो केस हो सकते हैं, इसके अलावा और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का कोई केस नहीं हो सकता। ठीक है, अगर AT और V दोनों सेम डायरेक्शन में हुए तो इस केस में स्पीड इंक्रीजेस, और अगर AT और V दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में हुए तो इस केस में स्पीड डिक्रीजेस। कुछ समझ में आ रहा है? बताइए। यस सर, आ रहा है। है ना? तो पहले आप Yes, sir. इतना इतना कॉपी कर लीजिए। तो हो सकता है कई बार आप लोगों ने ना ये टर्म देखा हो, ये dv अपॉन डी, डी बाई डी टी ऑफ मॉड वी वाला, है ना? तो इट इज नॉट द टोटल एक्सेलरेशन, इट इज ओनली द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। स्पीड को डिफरेंशिएट करना है वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को। सर एवरेज एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी? एक्चुअली एवरेज एक्सेलरेशन भी कुछ भी एंगल बना सकता है। इट कैन ऑल्सो मेक एनी एंगल। ठीक है, ठीक है सर। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से कॉपी करिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक है, और जब कर लें कॉपी तो बता दीजिएगा।
सर डन। ओके, अब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बदलने के लिए तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन आ गया, देयर इज वन मोर एक्सीलरेशन, ठीक है, तो हम लिखते हैं द component of acceleration which changes the direction of velocity is called ठीक है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन which changes the direction of velocity। ये जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है ना, इट इज ऑलवेज perpendicular to the velocity, always perpendicular to the velocity। जैसे अगर हम किसी भी इंस्टेंट पे, ठीक है भाई, ये कहना हमेशा सही नहीं, इट ऑलवेज एक्ट्स टू एट द सेंटर, क्योंकि बात ये है ना, सर्कल कोई हमेशा बने ऐसा कोई जरूरी तो है नहीं, है ना? तो अब देखो, सपोज अगर किसी पॉइंट पर ना पार्टिकल की वेलोसिटी ये है, तो जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है ना, वो इस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लगेगा, ये बात कन्फर्म है, ठीक है, मतलब अब किसी भी तरफ लग सकता है परपेंडिकुलर, इस तरफ इसी, इस तरफ भी लग सकता है। अगर ये नीचे की तरफ लगा सपोज, तो ये पार्टिकल ना चलते चलते नीचे की तरफ मुड़ जाएगा। अगर ऊपर की तरफ लगा तो यही पार्टिकल चलते चलते ऊपर की तरफ, मतलब बेसिकली सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ये बताता है पार्टिकल को कि अब तुम्हें आगे किधर मुड़ना है, ठीक है। अब सपोज मैं एक बड़ा सिंपल सा एक कर्व्ड सी पाथ बनाता हूं, देखो ये, अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो इस पॉइंट पर वेलोसिटी तो ये है ना। अब इस पॉइंट पर ये देखिए कि इसके जस्ट बाद पार्टिकल किधर मुड़ा, नीचे या ऊपर, इस पॉइंट से नीचे की तरफ, है ना। नीचे। इसका मतलब कंफर्म बात यह है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होगा, ठीक है। तो अब देखो होता क्या है, जैसे अगर हम चाहें, सपोज वी इमेजिन, ठीक है, तो हम लोग एक छोटा सा सर्कल, मतलब जो ये वो है ना, कर्व्ड पाथ,
ये देखो, देखो ये जो सर्कल मैंने बनाया ना, ये बिल्कुल इस कर्व पाथ पे फिट बैठ गया, किसी छोटे से हिस्से पे, कोई पूरी कर्व पाथ पे नहीं, छोटे से हिस्से पे, है ना। तो मैं ये कहूंगा कि भाई मैं ये मान सकता हूं कि जो पार्टिकल है ना, वो जब इस P पॉइंट पर है तो वो इमेजिनरी एक ऐसे सर्कल में घूम रहा है। समझ पा रहे हैं? वी कैन अज्यूम बाय आवरसेल्व्स, वी कैन इमेजिन, ठीक है। तो इस इमेजिनरी सर्कल को हम लोग कहते हैं सर्कल ऑफ कर्वेचर, और इस इमेजिनरी सर्कल के रेडियस को हम लोग कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है ना, वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमेशा इस इमेजिनरी सर्कल के, कभी कभी तो एक्चुअली सर्कल होता, पर अगर सर्कल एक्चुअल ना हो तो इमेजिनरी सर्कल के सेंटर की तरफ होता है। क्लियर हुआ लॉजिक? यस सर। ठीक है। और रिपीट कर दो। मैंने ये कहा कि अगर पार्टिकल किसी कर्व्ड पाथ में चल रहा हो तो हम ये मान सकते हैं किसी पॉइंट पर जो कर्व्ड पाथ है वो किसी छोटे से सर्कल का हिस्सा है। उस सर्कल को कह देते हैं सर्कल ऑफ कर्वेचर, उसके रेडियस को कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। और जो इसका सेंटर होता है ना, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन उसके सेंटर की तरफ डायरेक्टेड होता है, क्योंकि देख लो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर भी है, वेलोसिटी टेंजेंट के अलॉन्ग है ना। तो ये जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है ना, ये होता है v स्क्वायर अपॉन r, वेयर व्हाट इज r? r इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी जो इमेजिनरी सर्कल बना है उसका रेडियस। तो आप ध्यान से इसको देखिए, बिल्कुल आराम से इसको कॉपी कीजिए। सर एक बार दोबारा रिपीट कर दो, सर नेटवर्क इशू था। अच्छा तुम कॉपी तो कर लो। ये तो वही है कि सर्कल जो बनता है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन v स्क्वायर बाय r होता है। ओके सर। सर ये एक्सेलरेशन पार्टिकल नीचे जा रहा है तब के ना? पार्टिकल नहीं, पार्टिकल तो यहाँ पे है, इसके बाद थोड़ा सा और नीचे की तरफ जाने लगेगा। सही बात है। Done, sir. ठीक है। तो देखो देयर आर ओके सर। two accelerations, one is tangential, other is centripetal। ठीक है। टेंजेंशियल का काम क्या है? मैग्नीट्यूड बदलना। सेंट्रीपिटल का क्या काम है? डायरेक्शन बदलना। ठीक है। AC और AT। अब अलग अलग केस हो सकते हैं। ठीक है। देखो
हो सकता है कि दोनों ही जीरो हों। ये देखो, पहला केस देखो कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी जीरो है और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी जीरो है। अगर ऐसा हो जाए तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जीरो होने का क्या मतलब है कि डायरेक्शन तो चेंज हो ही नहीं सकता वेलोसिटी का, क्योंकि डायरेक्शन तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ही चेंज करता है। टेंजेंशियल जीरो होने का क्या मतलब है? मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं हो सकता। तो अगर ना मैग्नीट्यूड बदले ना डायरेक्शन बदले तो क्या हम ये कह सकते हैं मैग्नीट्यूड नहीं बदलने का मतलब है कि ये यूनिफॉर्म हो गया मोशन, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा और डायरेक्शन भी चेंज नहीं होगा, तो सीधी लाइन में चलता रहेगा। तो वी कैन से दैट दिस इज यूनिफॉर्म मोशन in a straight line, यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। अच्छा ये वाला देखना दूसरा, इसमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नॉन जीरो। नॉन जीरो होने का मतलब मैग्नीट्यूड चेंज मैग्नीट्यूड चेंज होगा, तो इट विल नॉट बी अ यूनिफॉर्म मोशन, इट विल बी अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। लेकिन सेंट्रीपिटल जीरो है, सेंट्रीपिटल जीरो होने का मतलब डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, तो दिस इज अ non uniform in a straight line. नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इन अ स्ट्रेट लाइन। अच्छा तीसरा देखो कि सेंट्रीपिटल जीरो नहीं है, मतलब डायरेक्शन बदलेगा, सही बात है। टेंजेंशियल जीरो है मतलब मैग्नीट्यूड नहीं बदलेगा, तो ये जो है ना होगा तो यूनिफॉर्म मोशन, लेकिन स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। तो हमारे सिलेबस में एक्चुअली जो है इससे रिलेटेड वो सर्कुलर मोशन है, जब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लगता हो तो इसको अपन कह देते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और ये जो लास्ट वाला है कि AC भी जीरो नहीं है और AT भी जीरो नहीं है, तो अब AT जीरो नहीं है तो इसका मतलब कि मोशन यूनिफॉर्म तो है नहीं, नॉन यूनिफॉर्म है, और AC भी जीरो नहीं है, इसका मतलब सर्कुलर भी है। तो दिस विल बी नोन एज नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो these are basically 4 types of motions. सर इसका मतलब तो यही है ना, जब सेंट्रीपिटल जीरो होगा तब स्ट्रेट लाइन और नहीं होगा तो फिर बिल्कुल सर्कुलर। बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक है। कोई डाउट हो तो बताइए आप। नो सर। ठीक है। अच्छा अब देखो सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल दोनों को मिलाकर बनता है नेट एक्सेलरेशन। तो जो नेट एक्सेलरेशन होता है ना वो होता है स्क्वायर रूट ऑफ सेंट्रीपिटल का स्क्वायर प्लस टेंजेंशियल का स्क्वायर। दिस इज नेट एक्सेलरेशन। सर थोड़ा स्क्रॉल डाउन कर दीजिए। ओके
डन सर। ओके, ठीक है। अब देखो जो नेट एक्सेलरेशन है ना, इट कैन मेक एनी एंगल। सेंट्रीपिटल के बारे में हमने देख लिया, टेंजेंशियल के बारे में देख लिया। अब जो नेट है, तो जैसे क्या है कि अगर मान लो किसी समय पर ऐसे दिया हो कि ये है वेलोसिटी और ये है एक्सेलरेशन, तो ये नेट एक्सेलरेशन है। इनके बीच का एंगल थीटा है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इस एक्सेलरेशन के ना दो कंपोनेंट बना सकते हैं, एक A sin theta, A cos. ए कॉस थीटा और एक ए साइन थीटा। अब ये जो ए कॉस थीटा है, देखो ये वेलोसिटी के ही अलोंग है, उल्टा भी हो सकता था। तो ये जो ए कॉस थीटा है ना, इट इज टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। और ये जो यानी इट इज डी वी बाई डी टी, ठीक है, नॉट डी वी वेक्टर बाई डी टी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी नहीं है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड है, ठीक है। और जो ए साइन थीटा है जो AC. परपेंडिकुलर है, इट इज ए सी, तो इट इज वी स्क्वायर बाय आर। तो कई बार ना वो लोग हमसे, जैसे अब देखो ये लिखा है ए साइन थीटा इज वी स्क्वायर बाय आर, यहां से ना। अब लेकिन इस केस में आपको ये तो दिया नहीं कि भाई सर्कल में चल रहा कैसे चल रहा, तो आप कहेंगे भाई मैं ये मान लेता हूं कि किसी इमेजिनरी सर्कल में चल रहा है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर आर है। तो हाउ टू फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर इफ इट इज गिवन इन एनी केस? तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आर विल बी इक्वल टू if at any time the velocity is v, acceleration is a and the angle is theta, then the radius of curvature will be given by v square upon a sin theta. क्या ये वाला पॉइंट आपको समझ में आया, बताइए? Yes, sir. ठीक है, यस सर। ओके ओके, तो कर लीजिए इसको कॉपी। ये क्या है, बड़े छोटे छोटे पॉइंट्स है, पर किसी जगह रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछ लेते हैं, है ना, आपने देखा भी होगा कई जगह पूछ लेते हैं। तो बहुत ही सिंपल फॉर्मूला हो गया, वी स्क्वायर अपॉन ए साइन थीटा। Done, sir. ओके, तो मेरे ख्याल में आपको बेसिक्स तो क्लियर हो गए कि व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी, व्हाट इज एवरेज एक्सेलरेशन, instantaneous velocity, instantaneous acceleration, two types of acceleration, centripetal, tangential, what are their uses, ठीक है, and how to find both the acceleration from the net acceleration, ठीक। अब इसके बाद जैसे हम लोगों ने मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में पढ़ा था, इक्वेशंस ऑफ मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, उसी तरह से यहां पर भी होता है इक्वेशंस ऑफ मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। सबसे पहला रिलेशन ये है, देखो वही पुराना रिलेशन, बस इसका मतलब ये है कि जो x वाली वेलोसिटी होगी ना फाइनल, वो होगी
जो y वाली वेलोसिटी होगी फाइनल वो होगी uy प्लस ay इंटू टी, और जो z वाली वेलोसिटी होगी वो होगी uz प्लस az इंटू टी। ठीक है, सबसे पहला। अगला ये है कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है ना, जिसको हम डेल्टा आर से डिनोट करते हैं, वो है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इस इक्वेशन का मतलब ये है बेसिकली कि जो x में डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा x वाली वेलोसिटी इंटू टी प्लस हाफ और x वाला एक्सेलरेशन इंटू टी स्क्वायर। y में जो डिस्प्लेसमेंट होगा y वाली वेलोसिटी इंटू टी प्लस हाफ ए बाई टी स्क्वायर। z में जो होगा वो होगा यू जेड टी प्लस हाफ ए जेड टी स्क्वायर। ठीक है, ये सेकंड हो गया। तीसरा जो होगा वो होगा ये। वैसे जो तीसरा इक्वेशन है ना, वो डॉट प्रोडक्ट से आता है, तो मैं आपको बता ही देता हूँ क्योंकि डॉट प्रोडक्ट भी बेसिक तो आपको पता ही होगा। ये होता है, देखो रिलेशन क्या होता है, एग्जैक्ट रिलेशन होता है ये कि जैसे इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी v है, तो v वेक्टर डॉट v वेक्टर, ठीक है, वेलोसिटी और वेलोसिटी दोनों का डॉट इज इक्वल टू u डॉट u प्लस 2 a डॉट डेल्टा आर। तो एक्चुअल रिलेशन ये है। अब ये रिलेशन हो सकता है पता नहीं सुनाओ नहीं सुनाओ, लेकिन बिल्कुल एक्चुअल रिलेशन ये है। इसका मतलब वही है कि vx का स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस 2 ax इंटू एक्स। मतलब x में जो फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर है वो है x में जो इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर है प्लस 2 और x वाला एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट। इसी तरह से और vz का स्क्वायर ठीक है। तो अब आप बताइए कि आपको ये तीनों रिलेशंस क्लियर हुए? यस सर। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन करें इसके ऊपर, देखता हूँ जो भी होंगे ना क्वेश्चंस वो कर। थोड़ा स्क्रीन ऊपर कर दिए। एक ये लो। और यस सर, थोड़ा वो तीसरा केस देखना था, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन टेंजेंशियल। डन सर।
तो मैं पूरी शीट ही भेज देता हूँ, उसमें जो जो क्वेश्चन इसके होंगे वो हम अभी ट्राई करेंगे ना। ये देखो क्वेश्चन नंबर 13 ट्राई करते हैं। लिखा है अ बॉडी मूव्स 6 मीटर नॉर्थ, 8 मीटर ईस्ट एंड 10 मीटर वर्टिकली अपवर्ड्स। ठीक है, अब यहां मैं आपको ये बता देता हूं कि जैसे सपोज कोई आदमी ना ग्राउंड पे खड़ा हो, ठीक है, तो क्या होता है ये इस तरीके से ये 10√2 मीटर। बिल्कुल ठीक है। 10√2। हाँ, बस मैं इसका आपको ना एक बार डायग्राम बना के दिखा दूं। जैसे ना ये ग्राउंड है, देखो दिस इज द ग्राउंड, ये ग्राउंड, ठीक है। ये और एक आदमी यहां खड़ा हुआ है, ठीक है, ग्राउंड। तो उस आदमी के लिए ये डायरेक्शन नॉर्थ हो जाता है, ये साउथ। भाई नॉर्थ और साउथ हमारे सामने ही होता है, ऊपर थोड़ी होता। ये हो जाता है ईस्ट, ये हो जाता है वेस्ट, ये है अप, और जो नीचे वाला डायरेक्शन है ना ये वाला, ये हो जाता है डाउन। ठीक है, तो कभी भी 3 डायमेंशन आप बनाए ना तो ये याद रखें कि किस तरफ नॉर्थ होगा, किस तरफ साउथ, किस तरफ ईस्ट, किस तरफ वेस्ट, फिर अप और डाउन। अब लिखा है 6 मीटर नॉर्थ, इस तरफ 6 मीटर, 8 मीटर ईस्ट, इस तरफ 8 मीटर, एंड 10 मीटर वर्टिकली अपवर्ड्स। ठीक है, मतलब कि जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो हुआ 8 आई कैप माइनस 6 के कैप प्लस 10 जे कैप। ये हुआ 8 आई कैप माइनस 6 के कैप प्लस 10 जे कैप। तो इसके डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड हुआ स्क्वायर रूट ऑफ 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, 10 का स्क्वायर 100, यानी कि अंडर रूट ऑफ 200। तो 10√2 आ गया। आया समझ में? बताइए। सर अब इसके बाद 14th क्वेश्चन लिखा है अ पार्टिकल हैज एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 3 i cap plus 4 j cap and acceleration of this, the magnitude of velocity after 10 seconds। तो बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है, v वेक्टर इज इक्वल टू u वेक्टर प्लस a वेक्टर इंटू t, है ना। तो v वेक्टर इज इक्वल टू u कितना है 3 i कैप प्लस 4 j कैप प्लस a वेक्टर कितना है 0.4 i कैप प्लस 0.3 j कैप into t, what is the time? 10 seconds। तो v वेक्टर आ गया 3 i कैप
प्लस 4j कैप प्लस 0.4 इंटू 10 कितना हुआ 4i कैप और 0.3 इंटू 10 कितना हुआ 3j कैप। तो v वेक्टर आ गया 7i कैप प्लस 7j कैप 7 ठीक है। 15th देख लेते हैं। 6 सेकेंड ऑप्शन। पोजीशन वेक्टर देखो ये y दे रखा है यहाँ पे 6t है ना, तो वेलोसिटी y एक्सिस के अलोंग क्या हुई dy बाई dt यानी 6। ठीक है। एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलो। सर ये जो 7√2 वाला जो क्वेश्चन था हाँ उसमें पहले u इनिशियल का रिजल्टेंट निकाल के एक्सेलरेशन का नहीं रिजल्टेंट नहीं निकाल के फिर नहीं कर सकते? नहीं, क्योंकि ये फॉर्मूला वेलोसिटी पे लगता है ना, स्पीड पे तो नहीं लगता। सर जो फर्स्ट वाला सॉल्यूशन है इसमें -6 के कैप क्यों लिया है? क्योंकि वो -z एक्सिस के अलोंग था नेहा, -z के अलोंग नहीं था। देखो नॉर्थ जो बनाया है वो -z के अलोंग बनाया, यस सर। इसलिए लिया है बस। एक बार 15th क्वेश्चन दोबारा बता दो। 15th क्वेश्चन अच्छा देखो, इसमें पूछा है वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस बताओ। तो y एक्सिस के अलोंग जो डिस्प्लेसमेंट है वो 6t है ना, तो वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस कितना होगा dy बाई dt यानी 6। यस सर। 16th, a body lying initially at 3,7 starts moving with a constant acceleration 4i cap. Its position after 3 seconds is given by, देखो जो डिस्प्लेसमेंट है ना वो होता है u t प्लस हाफ a t स्क्वायर। तो डेल्टा r हो गया, u कितना है भाई, लाइंग इनिशियली तो u तो 0 है, तो हाफ और a कितना है 4i कैप और t स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, तो 9 9 2 18i कैप। डिस्प्लेसमेंट आया 18i कैप। अब डिस्प्लेसमेंट यानी r2 माइनस r1 ये आया है 18i कैप, तो r2 कितना आ गया 18i कैप प्लस r1। व्हाट इज r1? इट इज r1 इज 3i कैप प्लस 7j कैप। तो r2 आया 3i कैप और 18i कैप कितना आया 21i कैप प्लस 7j कैप। r2 आ गया, मतलब कि 21,7। ठीक है ना। अच्छा इसके बाद आते हैं 17th पे। The initial position of an object at rest, this is r1, ये है r1। It moves with constant acceleration and reaches the point 2i cap plus 4j cap, this is r2। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आया r2 माइनस r1, 2i कैप माइनस 3i कैप यानी माइनस i कैप और 4j कैप माइनस 8j कैप प्लस 12j कैप। तो ये डेल्टा आर की वैल्यू है। अब डेल्टा आर होता है यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो लिखा है कि रेस्ट पे, तो यू तो 0 है, तो ये जो है ना माइनस आई कैप प्लस 12j कैप, इट इज इक्वल टू हाफ
ए और टी स्क्वायर, 4 सेकेंड तो टी स्क्वायर यानी 16, 8 तो ए आ गया, -1/8 आई कैप प्लस 12/8, तो 4 3 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8। ठीक है, ठीक है। आई थिंक दिस मच पार्ट इज क्लियर। यस सर। ठीक है, ओके। बाकी क्वेश्चंस तो रिलेटिव वेलोसिटी पे हैं, तो वो अपन करते हैं बाद में। हाँ, तो इसके बाद अब आते हैं अगले टॉपिक पर, जो है रिलेटिव मोशन। तो रिलेटिव मोशन जो है, पहले हम लोग मोशन इन वन डायमेंशन में पढ़ चुके हैं, अब भी थोड़ा सा पढ़ेंगे। बस इसमें क्या है, आपको याद हो, देयर इज वन पर्सन, वन थिंग कॉल्ड ऑब्जेक्ट, अदर थिंग कॉल्ड ऑब्जर्वर। ठीक है ना। लिखने का तरीका ये है कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, है ना। इट इज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस velocity of observer, velocity of object minus velocity of observer। अब कई सारे इसके एप्लीकेशंस हैं, ठीक है। जैसे सबसे पहला जो इसका एप्लीकेशन हम पढ़ सकते हैं वो है रेन मैन प्रॉब्लम। ठीक है, तो व्हाट इज द रेन मैन प्रॉब्लम। इसमें क्या होता है, जैसे देखो कई अलग अलग केस होते हैं। एक केस तो होता है कि जैसे अब रेन इज फॉलिंग, ठीक है, बारिश हो रही है। अब अगर मान लो हवा चलने लगे, वैसे तो बारिश ऊपर से नीचे की तरफ होगी ऐसे, लेकिन अगर हवा चलने लगे सपोज लेफ्ट टू राइट ऐसे, तो वो इस बारिश को ऐसे ले जाती है ना। अगर राइट टू लेफ्ट तो वो बारिश को ऐसे ले जाती है। यानी कि रेन कैन फॉल इन आइदर ऑफ द थ्री वेज, या तो बिल्कुल वर्टिकली डाउनवर्ड्स एक्चुअली, या थोड़ा राइट की तरफ या थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ, है या नहीं बताओ। यस Yes, सर। अब ये जो रेन है इसको हम देख रहे हैं, तो हम लोग ऑब्जर्वर हैं, और हम लोग इस रेन से बचने के लिए अम्ब्रेला लगाएंगे। तो जैसी हमें रेन गिरती हुई दिखेगी उसी तरफ तो हम लोग अम्ब्रेला लगाएंगे रेन से बचने के लिए। तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहला केस लेता हूं, केस 1, दैट रेन इज फॉलिंग vertically downwards। Rain is falling vertically downwards, ठीक है, ऐसे। और एक पर्सन है यहाँ पे ग्राउंड पे, जो कि इस तरफ जा रहा है, वेलोसिटी ऑफ मैन।
अब इस आदमी को ये रेन कैसी गिरती दिखेगी ये अपन देखेंगे, ठीक है। तो देखो वेलोसिटी ऑफ रेन को तो मैं ये लिख सकता हूं ना, माइनस वी आर जे कैप, क्योंकि नीचे की तरफ है। और वेलोसिटी ऑफ मैन को मैं ये लिख सकता वी एम आई कैप। तो मैन अगर ऑब्जर्वर है तो उसे रेन कैसी दिखेगी, वो ऐसे दिखेगी, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, यानी वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, यानी कि वेलोसिटी ऑफ रेन हो गया माइनस वी आर जे कैप, माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन है वी एम आई कैप, है ना। तो मैन से अगर पूछा जाए ना कि तुम खुद किस तरफ जा रहे हो, तो वो कहेगा मैं तो रेस्ट पे हूं, क्योंकि जब वो अपने आप को देखेगा तो ऑब्जेक्ट भी वही और ऑब्जर्वर भी वही, तो अपनी ही वेलोसिटी में से अपनी ही वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट करेगा, तो हिमसेल्फ मैन विल फील दैट ही इज एट रेस्ट, ठीक है। और ये आदमी जब रेन को गिरते हुए देखेगा तो ये कहेगा भाई एक तो है माइनस वी आर जे कैप, मतलब इस तरफ वी आर, और माइनस वी एम आई कैप मतलब नहीं, उल्टा। तो ये डाउन वेलोसिटी ऑफ रेन है ना? हाँ, वेलोसिटी ऑफ रेन वी आर ही तो लिखा है, वी एम, ठीक है ना। तो इसको नेट क्या दिखेगा, ऐसे दिखेगी नेट वेलोसिटी, ये वी आर स्लैश एम जो है, ठीक है। मतलब कि पहली चीज तो जो उसको उसका मैग्नीट्यूड रूट वी आर स्क्वायर प्लस वी एम स्क्वायर। इससे हमें एक चीज ये समझ में आनी चाहिए कि उस आदमी को जो रेन की वेलोसिटी दिख रही है ना, वो सिर्फ रेन की नहीं दिख रही, वो रेन की और अपनी नेट दिख रही, मतलब उसको जो दिख रही है उसमें उसकी खुद की वेलोसिटी भी एडेड है। इसलिए ना कई बार ऐसा होता है, एक बहुत कॉमन फिनोमेना है, आप लोगों ने भी ऑब्जर्व किया, वो सभी ने ऑब्जर्व किया है। कई बार ऐसा होता है कि बारिश ना बड़ी धीमे हो रही होती है और हम लोग सोचते हैं कि जल्दी से बाइक पे या पैदल ही दौड़ के किसी ऐसी जगह पहुंच जाएं कि बारिश से बच जाएं। तो जैसे ही अपन लोग तेज चलते हैं ना, तो अपने को लगता है कि बारिश भी तेज हो गई, और फिर जब अपन किसी जगह पहुंच जाते हैं उससे बचने के लिए, किसी जगह पहुंच गए तो बारिश भी धीमी हो जाती। क्या कभी ऐसा आप लोगों ने फील किया? यस सर, फील किया है ना, सर। क्योंकि असल में बारिश तो वैसे ही हो रही जैसी हमेशा होनी है, लेकिन जब आप दौड़ रहे हैं तो आपकी वेलोसिटी बढ़ गई, तो आपकी वेलोसिटी और बारिश की वेलोसिटी का नेट रिजल्टेंट आपको दिखता है, ठीक है ना। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो सर एक्चुअली ना नेट चला गया था सर, आवाज नहीं आ रही, स्क्रीन नहीं शो हो रहा था, आपकी आवाज आ रही थी बस, तो एक बार प्लीज रिपीट कर दीजिए ये वाला जो आपने यहाँ से बनाया रिजल्टेंट से। रिजल्टेंट यार Sure. मैंने इसमें बस ये जो माइनस वी आर जी कैप, नहीं सर, यहाँ से बता दीजिए ना, जो वीएम आपने ड्रॉ किया और उसके बाद वेलोसिटी ऑफ रेन आपने ड्रॉ किया उसके वहां से। हाँ, इसके बाद मैंने ये रिलेटिव वेलोसिटी निकाली है आर स्लैश एम, हाँ ये तो हो गया सर। उसके बाद ये बना दिया, तो फिर मैंने इस वेक्टर को ड्रॉ किया, इस वेक्टर को माइनस वी आर और माइनस वी एम आई कैप का मतलब ये, और दोनों का रिजल्टेंट। अब ये रिजल्टेंट को पाइथागोरस थ्योरम से अपन लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ वी आर का स्क्वायर। तो मैंने कहा था जो नेट हमें दिखेगी वो रेन और हमारी दोनों का नेट दिखेगी। ओके सर।
सर हमने वीआर को नेगेटिव क्यों लिया जबकि हमने वीएम पर्सन की स्पीड को 0 किया है? क्या कह रहे हो? सर हमने पर्सन की स्पीड को 0 किया है ना, तो वीआर को हमने नेगेटिव। किसी की स्पीड को 0 नहीं किया, हमने हाँ तो मतलब, पर्सन से कहा कि तुम देखो। हाँ सर उसके मतलब कि वो खुद उसके रिस्पेक्ट खुद, में चल रहा हाँ है। ठीक है, सही है सही है। तो वीआर को निगेटिव क्यों किया? क्योंकि रेन नीचे गिर रही ना, तो क्या तो लिखोगे सर उसको? माइनस जे कैप नहीं लिखोगे? ठीक है सर। भाई नीचे वाला डायरेक्शन तो माइनस जे, इसका मतलब वीआर थोड़ी निगेटिव है, इसका मतलब वीआर का डायरेक्शन निगेटिव वाई एक्सिस के अलोंग है बस। ठीक है सर। अच्छा, अब ये तो ठीक है। अब ये बारिश ऐसे हो रही, तो इस तरीके से पूरे में ही हो रही बारिश। सो ये सेकंड केस है। नहीं नहीं, वही केस चल रहा है। देखो भाई, बारिश ऐसी तो हो रही यस सर यस। भाई, मतलब ऐसे थोड़ी एक ही जगह बारिश हो रही, सब जगह बारिश हो रही। यस। ठीक है, अब इस बारिश से बचने के लिए वो आदमी अम्ब्रेला लगाएगा, तो ऐसे लगाएगा अम्ब्रेला, है ना? तो जिस एंगल पे ये रेन गिर रही होगी, उसी एंगल पे ये आदमी अम्ब्रेला लगाएगा। अब रेन किस एंगल पे गिर रही? सपोज थीटा एंगल पे गिर रही, तो मैं tan थीटा को अगर चाहूं तो लिख सकता हूं इस डायग्राम से Vm/Vr। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? यस सर। सर Yes, वी sir. आर बाय वी एम नहीं होगा? क्यों? ये जो ट्राइंगल है, ये वाला, ये वाला ट्राइंगल दिख रहा है? इस ट्राइंगल में ये वाली साइड कितनी होगी? Vm या Vr? वी एम। Vm, और ये साइड Vr है, तो tan थीटा कितना हुआ? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ? बताओ। यस सर। यस सर। बट दिस हैपेंस, हाँ, दिस इज वेरी जनरल केस। अगर रेन सीधा ही नीचे गिर रही हो, अगर रेन वर्टिकल से कुछ एंगल पे गिर रही है, यहां लिखते हैं इफ रेन इज फॉलिंग एट, सर स्क्रीन को एक नीचे कर दीजिए।
Okay, angle with the vertical. सर ये सेकंड केस है। यस, अभी तो फर्स्ट केस ही था ना कि अगर रेन वर्टिकली गिर रही हो, वर्टिकली डाउनवर्ड्स। सर हो गया, थैंक यू। ओके, so if rain is falling at some angle with the vertical, this is case 2. मान लो रेन ऐसे गिर रही है, देखो पहले ही ऐसे गिर रही है, making some angle alpha, ठीक है। तो इस केस में रेन की जो वेलोसिटी है, असल में रेन अपने आप से ऐसे नहीं गिरती, विंड रेन को बाहर ले जाती है, तो अपने को दिखती ऐसे है ना। तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक ये और एक ये। इस कंपोनेंट को, वैसे तो मैं इस कंपोनेंट को वी आर कॉस एल्फा लिख सकता हूं और वी आर साइन एल्फा, लेकिन वो लिखने की जगह मैं इस कंपोनेंट को वी एक्स लिख देता हूं और इसको वी वाई, ठीक है। तो जो वी आर वेक्टर है ना, वो है वी एक्स आई कैप माइनस वी वाई जे कैप। पहले मुझे बताइए क्या आपको ये समझ, यस ठीक है। यस सर। अब एक आदमी, यस सर। हाँ ठीक है, इस तरफ जा रहा है। अब पर्सन तो रोड पे चलेगा तो एक ही, मतलब ऊपर या नीचे की तरफ तो जा नहीं सकता, तो सपोज ये ऐसे जा रहा है वीएम से, तो वेलोसिटी ऑफ, तो ये लिख सकते हैं, है ना। तो अब वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, मैन को रेन कैसे गिरती दिखेगी, तो ये होगा ना वी आर माइनस वी एम। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन ये होगा वी एक्स माइनस वी एम आई कैप माइनस वी वाई जे कैप। क्या ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है ना। अब मैं इसको बनाता हूं, लेकिन इसमें पता है एक चीज है बस, एक्स माइनस वी एम हो गया। तो अब क्या है, जो नेट जो वेक्टर है ना, वो इस बात पे डिपेंड करने लगेगा कि रेन की वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट बड़ा है या मैन की वेलोसिटी बड़ी है, या कहीं दोनों बराबर तो नहीं है। जैसे मान लो इसमें मैं लिखता Excuse me, हूं, sir. हाँ बोलो। Sir, can you scroll down a little bit? यस, Thank you, sir. ओके। तो वी आर स्लैश एम हो गया। हाँ, तो मैं आपसे ये कह रहा था कि मतलब अलग अलग केसेस हो जाएंगे कि भाई क्या एक्स की वेलोसिटी ज़्यादा तो नहीं है, कम तो नहीं है। तो जैसे मैं इसमें लिखता हूँ कि सबसे पहला ए वेलोसिटी वो बड़ा है और मैन की वेलोसिटी कम है, तो वी एक्स माइनस वी एम पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि उस आदमी को ना ऐसा लगेगा कि रेन ऐसे आ रही, इस तरफ तो दिखेगा वी एक्स माइनस वी एम और इस तरफ दिखेगा वी वाई।
ठीक है, तो ये आ गया नेट। वी नेट, तो वी नेट इसके कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ वी एक्स माइनस वी एम का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर। ठीक, ये एंगल सपोज थीटा है, जिस एंगल पे वो आदमी अम्ब्रेला लगाएगा ऐसे करके, ठीक है ना, तो मैं tan थीटा को लिख सकता हूं कोई, ये जरूरी नहीं है कि सब रटा जाए, मैं सिर्फ इसीलिए इतना लिखवा रहा हूं ताकि आपको बेसिक लॉजिक समझ में आए कि भाई कंपोनेंट ले सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, समझ पा रहे हो? इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ रटना ही है। यस सर, समझ है रहे हैं। ना? हाँ ठीक है। अच्छा, एक और केस देखो क्या हो सकता है कि अगर रेन की वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट मैन की वेलोसिटी के बराबर हो जाए, तो ऐसे में अगर एक्स कंपोनेंट इस मैन की वेलोसिटी के बराबर हो गया तो वी एक्स माइनस वी एम तो कैंसिल ही हो गया, तो वी नेट सिर्फ क्या मिला, ये मिला, है ना? सर तो एक वो बार आदमी ए ऐसे, पार्ट का tan थीटा बता दो। वो tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस ऑलवेज। ये देखो, ये ट्राइंगल दो ना, ये वाला, इस ट्राइंगल में, ये ट्राइंगल ये वाला, इस ट्राइंगल में देखो ये साइड कितनी है, सर आ गया समझ। आ गया ना? यस सर। मतलब मैं कुछ इतना हाई फाई थोड़ी करा रहा हूँ, बस सिंपल ट्राइंगल में यही सब करता हूँ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यही सब करना है अपने को। कुछ भी अगर आप हमेशा ना हर सवाल को ये सोचेंगे इसमें कुछ नया होगा, तो ऐसा नहीं है। हर सवाल सिर्फ 2-3 बेसिक चीजों को लेके बनाओ, या तो ट्रिग्नोमेट्री के 1-2 पॉइंट लगा देंगे वो, या सिंपल कोई ज्योमेट्री लगा दें, बस यही करते हैं। और नया सवाल जो बनाते हैं अगर कभी, तो वो पुराने सवालों में ऐसे ही थोड़ा थोड़ा मैनिपुलेट करके बना देते हैं बस। अब ये वाला क्लियर हुआ मेरे ख्याल में। तो इस केस में ना, अगर रेन की, ये बड़ा इंपॉर्टेंट केस है ये वाला, कि अगर रेन की वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट मैन की वेलोसिटी के बराबर हो जाए, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट केस, तो उस केस में मैन फील्स दैट सर रेन, यस, सर मुझे स्क्रीन शो नहीं हो रही। स्क्रीन शो ही नहीं हो रही, तुम एक काम करो, एग्जिट करके एंटर करो। हो गई अब। Man feels that rain is falling vertically downwards. So I think this part is clear. बहुत बार ऐसा सवाल, वैसे अब अगर बताऊं प्रैक्टिकली स्पीकिंग, तो रेन मैन बहुत टाइम से पूछा नहीं, लेकिन क्या पता कभी भी पूछा जा सकता है, पर कभी भी पूछा जाए तो ये पॉइंट जरूर पूछते हैं कि उसको ऐसा लगता है कि रेन वर्टिकली गिर रही है, वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट और उस आदमी की वेलोसिटी दोनों सेम है, ठीक है ना? अंडरस्टूड? तो ये वाला पॉइंट Yes, एक बार yes, बता दो, भाई मतलब उसे कैसे लगता है कि वो डाउनलोड गिर
डाउनलोड डाउनवर्ड सर। अच्छा ये देखो यार, फिर तुम कन्फ्यूज, देखो तुम से इसको देखो, सिर्फ इस वेक्टर को देखो। अगर Vx और Vm बराबर हो जाए तो आई कैप के साथ क्या आएगा? जीरो हो जाएगा सर। सर जीरो हो जीरो। जाएगा। तो आई कैप के साथ अगर जीरो आ गया तो इसका मतलब एक्स में कुछ है ही नहीं, यस सर। है कि नहीं? वाई में ही है वेलोसिटी, और कितनी वेलोसिटी है? माइनस वी वाई जे कैप। तो इसलिए मैंने बनाया, ये देखो ये वाला नीचे, ओके ओके सर। है ना? सर ये भी माइनस वी बाई जी। क्या चीज? ओके ठीक है। सी पार्ट इज नॉट इंपॉर्टेंट। सी पार्ट ये है बस, लेकिन कर लेते हैं कि अगर वी एक्स यानी कि जो रेन की वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट है वो कम है, अगर पहला केस था कि ज्यादा है, दूसरा केस था बराबर है, तीसरा केस कि कम है। अगर ये कम है तो फिर क्या होगा, ये जो Vx माइनस Vm है ये निगेटिव हो जाएगा। सपोज Vx होता 2, Vm होता 3, तो -1 आई कैप आ जाता। -1 आई कैप का मतलब होता कि अपोजिट डायरेक्शन में 1, है ना? तो ऐसे में पता क्या होता, मैग्नीट्यूड तो फिर हम लोग Vx माइनस Vm की जगह मैग्नीट्यूड Vm माइनस Vx ले लेते, लेकिन उसको इस तरफ बना देते। और Vy इधर, तो ये दिखता नेट, बस डायरेक्शन बदल जाता। जैसे कि पहले केस में उस आदमी को इस तरफ गिरती दिख रही थी ना, देखो ट्रेन, अब उसको इधर गिरती दिखेगी। Suppose this angle is alpha, this is V net. So in this case V net will be square root of also, अगर इस ट्राइंगल को देखा जाए, ये वाला जो ट्राइंगल है, तो इस ट्राइंगल में tan अल्फा होगा, ये वाली साइड कितनी है Vm माइनस Vx, ये वाली साइड है Vy। हुआ क्लियर? बोलो। तो वो आदमी अम्ब्रेला कैसे लगाएगा? ऐसे। डन सर। ठीक है। ठीक है ना? आई थिंक दिस पार्ट इज क्लियर। रेन मैन, चलो मैं देखता हूँ कोई क्वेश्चन मुझे इस पे मिले रेन मैन पे। तो
ये देखो, ये है क्वेश्चन। लिखा है अ मैन मूव्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल रोड टुवर्ड्स ईस्ट at a speed of 1 kilometer per hour and the rain appears to him vertical. देखो क्या लिखा है, rain appears to him vertical at a speed of 2 kilometer per hour. The actual speed of the rain is √5 किलोमीटर पर आवर। very good. तो क्या करना चाहिए, देखो अब इसमें उसको ऐसा लगता है कि रेन वर्टिकली गिर रही है। ऐसा सिर्फ तभी हो सकता है ना जब रेन की वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट मैन की वेलोसिटी के बराबर हो। अभी अभी हमने पढ़ा था, इसका मतलब मैन की वेलोसिटी अगर 1 है, वेलोसिटी भी 1 है, एक्स कंपोनेंट। तो रेन की वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट तो ईस्ट की तरफ 1 आ गया और रेन का वर्टिकल कंपोनेंट 2 है। ये आया ना नेट। तो वी नेट आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, यानी 4 + 1 5। क्लियर हुआ? बंद करो कॉल। सही Vx = Vm कैसे इक्वल होगा इसमें? अच्छा, क्या आपने अभी ध्यान दिया था? मैंने अभी आपको रेन मैन पढ़ाया था। यस सर। बी पार्ट देखो क्या लिखा हुआ, पढ़ो। यस सर। ओके। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन रेन मैन। लिखा है टू अ स्टेशनरी मैन रेन इज फॉलिंग ऑन हिज बैक विथ अ वेलोसिटी 6 किलोमीटर पर आवर एट एन एंगल 30 डिग्री विद द वर्टिकल। तो ये एक आदमी है, ठीक है, ये इसकी आईज है। तो ये फ्रंट पार्ट हो गया, ये बैक पार्ट हो गया। तो जब ये रुका हुआ है तो रेन इसके वर्टिक मतलब फॉलिंग ऑन बैक यानी ऐसे गिर रही है ना, विथ अ वेलोसिटी ऑफ 6 एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द वर्टिकल। ठीक है, तो इसका मतलब रेन की मैं वेलोसिटी अगर कंपोनेंट वाइज लूं तो रेन की वेलोसिटी का y कंपोनेंट आएगा 6 cos 30 यानी 6√3/2 यानी 3√3 और रेन की वेलोसिटी का x कंपोनेंट आएगा 6 sin 30 यानी 3 sin 30 1/2। तो नहीं सॉरी 6 × 1/2 यानी 3। तो यानी रेन की वेलोसिटी को मैं ये लिख सकता हूं 3i कैप - 3√3j कैप।
बताओ। जरूर। यस सर। सर हाँ बोलो, कुछ कोई कह रहा है या समझ में आ गया ये वाला पॉइंट? तो रेन की वेलोसिटी का x कंपोनेंट 3 है। अब कह रहे हैं कि टू मेक द रेन वेलोसिटी अपीयर वर्टिकल, उस आदमी को रेन की वेलोसिटी वर्टिकल दिखे तो उसके लिए क्या होना चाहिए? तो उसके लिए मैन की वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? रेन की वेलोसिटी के x कंपोनेंट के बराबर होनी चाहिए, यानी यस सर। 3 होनी चाहिए। इसका मतलब आदमी को वेलोसिटी 3 से, यानी या तो ये होगा या ये होगा। अब किस तरफ जाना चाहिए? देखो अगर रेन की इस तरफ है तो उस आदमी को भी इसी तरफ जाना चाहिए। अगर रेन इस तरफ गिर रही है ऐसे एक्स में, तो वो आदमी भी तो ऐसे ही जाए, तभी तो यार रेन की वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट उसके बराबर होगा, नहीं तो उल्टा नहीं हो जाएगा। यस सर। यस Yes, सर। sir. क्या होना Yes, चाहिए फिर? sir. फॉरवर्ड। Forward with this velocity of 3 km/h. आया समझ में या किसी को अभी भी लग रहा है बैकवर्ड? नहीं सर, आ गया सर। आ गया आगे? सर। सर आ गया। और देखता हूँ एक आध क्वेश्चन दिया हो तो। ठीक है, रेन मैन पे तो इतना ही है। अब एक दो ना बेसिक क्वेश्चन करते हैं उसके, ठीक है, वेलोसिटी वाले। सर एक बार इसकी डायरेक्शन दोबारा बताना, कैसे आई फॉरवर्ड? पहले तुम मुझे बताओ तुम्हें समझ में क्या आया? तुम्हें फॉरवर्ड और बैकवर्ड में डाउट हो रहा है क्या? यस सर। हाँ, तो तुम्हें बैकवर्ड लग रहा है कि बैकवर्ड हो सकता है, ऐसा लग रहा है क्या? यस सर। हाँ, क्यों क्यों ऐसा लग रहा है बोलो? कोई लॉजिक, जैसे तुम क्या लॉजिक लगा रहे हो? कोई मतलब तुम्हें जो कुछ कंफ्यूजन होगा तो क्या? रेन राइट साइड में है। रेन क्या? रेन राइट साइड में गिर, बिल्कुल सही कह रहे हो, राइट साइड में जा रही है। तो पर्सन को लेफ्ट साइड में जाना चाहिए, तभी वो वर्टिकल अच्छा। गिरती दिखेगी ना। अच्छा, रेन अगर राइट साइड में जाएगी तो रेन की वेलोसिटी एक्स वाली पॉजिटिव हो जाएगी, है ना? जी सर। पर्सन अगर लेफ्ट में गया तो पर्सन की वेलोसिटी पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी? नेगेटिव होगी सर। नेगेटिव होगी। अब अगर भाई रिलेटिव निकाल रहे हो तो रेन की वेलोसिटी में से मैन की वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट करोगे? हाँ जी सर। अब अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो सपोज रेन की वेलोसिटी हुई +3 और मैन की वेलोसिटी लेफ्ट में जाएगी तो -3, यस सर। है ना? करो आ सब्ट्रैक्ट गया। जरा 3 में से -3, तो जी +6 सर। आ गया, फिर तो 0 कहाँ आया, हाँ जी सर, ठीक। है ना? ठीक है, अब थैंक ये यू वाला सर। ओके ओके, थैंक यू क्या बात है यार इसमें। देखो देखो अगला, अब बस appears to go with a speed of 25 km/h driving at the rate of 7 km/h northwards. अच्छा, to a car driver driving at 7. If the bus actually moves in east direction, its speed is. वो कह रहे हैं कि एक बस appears to go to a car, एक कार वाला ड्राइवर है जो कि नॉर्थ की तरफ 7 से जा रहा है, ठीक है? तो यहां मैं सपोज 2 डायमेंशन बना देता हूं ऐसे करके, ठीक है? इसको ले लेता हूं नॉर्थ, इसको साउथ, इसको ईस्ट, इसको वेस्ट, ठीक है? अब कार का ड्राइवर इस तरफ जा रहा है 7 से, तो वेलोसिटी ऑफ कार 7 जे कैप लिखी जाएगी, बताओ?
बस Yes. एक्चुअली जा रही है ईस्ट में, यानी बस एक्चुअली इस तरफ जा रही है, यानी बस की जो एक्चुअल वेलोसिटी होगी वो होगी VBI कैप, है ना। कह रहे हैं कि बस appears to go with a speed of 25 to the car, यानी वेलोसिटी ऑफ बस विथ रिस्पेक्ट टू कार अगर हम देखें तो ये आएगा वेलोसिटी ऑफ बस 24 किलोमीटर माइनस वेलोसिटी ऑफ कार, यानी कि VBI कैप माइनस 7J कैप। तो वेलोसिटी ऑफ बस विद रिस्पेक्ट टू कार का मैग्नीट्यूड क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ VB स्क्वायर प्लस 49। लेकिन उन्होंने ये कहा है कि भाई ये मैग्नीट्यूड 25 के बराबर है, तो इसको अपन लिख सकते हैं VB स्क्वायर प्लस 49 इज इक्वल टू 625। तो VB स्क्वायर आ गया 576, तो VB आ गया 24। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Okay.